है ना। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेंगे, तुम लोग बाद में चैप्टर के डाउट की तरह उसको पूछ लेना, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक क्वेश्चन फिक्स मान लो हर जगह, दोनों एग्जाम्स में, आपके दोनों एग्जाम्स में एक क्वेश्चन 100% फिक्स है थर्मो का, और यूज़ तो पता नहीं कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो यूज़ तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन सेपरेटली भी थर्मो का फिक्स है। क्वेश्चन बहुत डरावने से लगते बच्चों को इसके, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो कंसेप्ट है ना उसको क्लब करके क्वेश्चन बनता है, बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, उसी चीज़ में ही मैं एंथैल्पी को रिलेट कर दूंगा, उसी चीज़ में मैं इंटरनल एनर्जी को पूछ लूंगा, गिब्स एनर्जी को पूछ लूंगा, तो क्वेश्चन बहुत मिक्सअप हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन आप ध्यान से सुनोगे, लगातार साथ में क्वेश्चंस करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स? तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि नाम से भी थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, हीट के मूवमेंट को कहते हैं। थर्मो इज बेसिकली हीट या एनर्जी, ऐसे बोल लो, ठीक है ना। एनर्जी के मूवमेंट्स को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, एनर्जी मूवमेंट्स को, ये तो वर्ड का मतलब है, ठीक है। एनर्जी किधर मूव कर रही है किसी रिएक्शन में, कैसे एनर्जी के चेंजेस हो रहे हैं, वो सब चीज़ें हम लोग किसमें डिस्कस करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। अभी हाल फिलहाल में थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी मूवमेंट्स के अलावा इसी चैप्टर में आप जो है रिएक्शंस की फिजिबिलिटीज को भी डिस्कस करोगे। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि अंडर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। तो थर्मोडायनेमिक्स में ना दो चीज़ें पढ़ी जाती हैं। पहली चीज़ एनर्जी चेंजेस, क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो किस तरह के एनर्जी चेंजेस हैं। और दूसरी चीज़ हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि अंडर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। मैं मान लो कोई रिएक्शन करा रहा हूँ, जैसे मैं N2 को H2 से रिएक्ट करा के क्या कर रहा हूँ भैया? हाँ, अमोनिया बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? अमोनिया बना रहा हूँ। तो मैं टेम्परेचर इतना रखता हूँ, मान लो T केल्विन, और मैंने वॉल्यूम रखी कुछ, मैंने प्रेशर रखा कुछ, तो कितने टेम्परेचर पे, कितने प्रेशर पे ये रिएक्शन हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो रिएक्शन की फिजिबिलिटीज को भी हम किस में चेक करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में चेक करते हैं, ठीक है ना। तो दो चीज़ें पढ़नी है आपको, बिल्कुल दिमाग में आइडिया क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बोलो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? feasibility of reaction and energy changes involved in a process। किसी भी प्रोसेस की feasibility या फिर उसके एनर्जी चेंजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब थर्मोडायनेमिक्स हम लोग स्टार्ट करें। थर्मोडायनेमिक्स से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को जो है देख लेते हैं, जिन्हें हम यूज़ करेंगे बार बार, क्या यूजेस हैं इनके। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम को। किसको? सिस्टम को, ठीक है। आसान से शब्द हैं, जल्दी से कवर करेंगे। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम पूरी यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जहां आप ऑब्जर्वेशन करते हो, जहां आप क्या करते हो? ऑब्जर्वेशन। मान लो मैंने एक गिलास में पानी ले रखा है और मैं इस पानी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस पानी की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कितना टेम्परेचर है इसका, कि 10 मिनट बाद कितना हो गया, 20 मिनट बाद कितना हो गया। तो मैं इस पानी के गिलास को स्टडी कर रहा हूँ, यही हमारा क्या कहलाएगा? सिस्टम। क्या कहलाएगा? सिस्टम। तो सिस्टम हर उस चीज़ को आप कहते हो जहाँ ऑब्जर्वेशन की जाती है, वेयर ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जहां हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, बोलो उसी हिस्से को, यूनिवर्स के उसी हिस्से को क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो कुछ भी बच गया वो होती हैं आपकी सराउंडिंग्स। क्या होती हैं? सराउंडिंग। जैसे मान लो मेरा ये ग्लास फिर से बना लेता हूँ। अच्छा, सिस्टम बड़ा छोटा कैसा भी हो सकता है, साइज डजंट मैटर। आप एक ओशन की स्टडी कर रहे हो, इसमें कितनी सारी मछली हैं, किस तरह की फिशेज हैं, क्या एक्वेटिक लाइफ है, तो वो ओशन ही आपका सिस्टम बन जाएगा। तो कोई ऐसी साइज की बाउंडेशन नहीं है, सिस्टम कैसा भी हो सकता है। अब फिर से मेरे पास एक गिलास में पानी और ये मेरा सिस्टम है। तो सिस्टम के अलावा जो कुछ भी बच गया आसपास, वो सब क्या होंगी? आपकी सराउंडिंग्स। क्या होंगी? सराउंडिंग्स। तो ये है हमारी सराउंडिंग्स और ये है हमारा, बोलो क्या? सिस्टम। और सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट करती है कौन? बाउंड्री। कौन सेपरेट करती है? बाउंड्री। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट कौन करेगा? बाउंड्री।
बस बेसिक से टर्म है, सुनने हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स को कौन सेपरेट करेगा बोलो? बाउंड्री। बाउंड्री आपकी कई तरह की हो सकती है, जैसे आप इसी सिस्टम में देखो तो बाउंड्री आपकी रियल हो सकती है। कैसी हो सकती है? रियल। रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। बोलो हो सकती है कि नहीं? ये वाली बाउंड्री कैसी है? रियल है, एक्चुअल है। लेकिन ऊपर जहां ओपन है ये, वहां हमारी बाउंड्रीज कैसी हैं? इमेजिनरी है। कैसी हैं? इमेजिनरी है। तो रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है। रियल में भी दो तरह की बाउंड्रीज आपकी एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे रियल में भी आपकी बाउंड्री डायथर्मिक हो सकती है, थर्मिक हो सकती है, या फिर आपकी बाउंड्री एडियाबैटिक हो सकती है। बिल्कुल सही, क्या हो सकती है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक बाउंड्री हो सकती है। दो तरह की आपकी बाउंड्रीज हो सकती है रियल में भी। डायथर्मल कौन? जिसमें आपको हीट एक्सचेंज हो सके, तो हीट कैन एक्सचेंज, हीट कैन एक्सचेंज। जबकि यहां ऐसा नहीं हो सकता, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। हीट को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो शॉर्ट में लिख देता हूं, क्यू कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, एक्सचेंज्ड, ऐसे लिखो, कैन नॉट बी एक्सचेंज। तो अगर हीट आर पार ना हो सके, हीट जीरो नहीं कह रहे हैं भाई, ठीक है ना, हीट आर पार नहीं हो सके तो उसको, क्योंकि हीट प्रॉपर्टी नहीं है, अभी आगे बात करेंगे इस बारे में, तो हीट की हम प्रोसेस के दौरान ही वैल्यू लिखा करेंगे। आप इसको ऐसे समझेंगे कि ऐसी बाउंड्री जिसमें से हीट क्रॉस नहीं हो सकती उसे एडियाबैटिक कहते हैं, और जिसमें हीट क्रॉस हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है, वो कैसी होगी? आपकी डायथर्मल बाउंड्री होगी। अच्छा भैया, इसके अलावा जो आपकी बाउंड्री है वो फिक्स्ड हो सकती है, या फिर आपकी बाउंड्री कैसी हो सकती है? मूवेबल हो सकती है, रिजिड हो सकती है, या फिर एक तो फिक्स हो गई बाउंड्री, और दूसरी क्या लिख सकता हूं? जो चेंज हो सके, ठीक है ना। या चेंज के लिए क्या वर्ड यूज करें? आपकी फिक्स हो सकती है बाउंड्री, या फिर हो सकती है मूवेबल, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, मूवेबल हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पिस्टन लगा देता तो पिस्टन वाली साइड की जो बाउंड्री है वो कैसी है? मूवेबल है, और इधर वाली साइड की जो बाउंड्री है वो कैसी है? फिक्स्ड है। तो हमारी बाउंड्रीज इस तरह की हो सकती हैं। बाउंड्रीज क्या करती हैं? सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट करती है। सिस्टम और सराउंडिंग्स को कौन सेपरेट करेगा? बाउंड्री सेपरेट करेगी। कोई समस्या नहीं है। अब सिस्टम कई तरह का होता है, ये इजी सी बातें हैं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए मुझे शुरू करनी पड़ेंगी भैया। अब आपका जो सिस्टम है ना वो कई तरह का होता है। एक सिस्टम होता है आपका ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होगा? जो सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकता है। किसको? एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल से समझाऊं, एक गिलास के अंदर पानी है भैया, ठीक है, मान लो तुमने थोड़ा सा गर्म पानी ले रखा है, तो पानी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, मतलब एनर्जी बाहर जा रही है, और ये पानी कुछ वेपर्स के फॉर्म में उड़ भी रहा होगा, यानी मैटर भी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम बनाया मैंने, ये एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकता है और मैटर को भी एक्सचेंज कर सकता है। किसके साथ? सराउंडिंग्स के साथ। तो ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलते हो? ओपन सिस्टम। ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आएगा आपका, वो आएगा क्लोज्ड सिस्टम। अब सोचो, अगर मैं क्या करता हूं, मैं इसी ग्लास के पानी के ऊपर एक प्लेट रख देता हूं। ये प्लेट रख दी मैंने भैया, ठीक है ना, ये प्लेट रख दी। बताओ, पानी ठंडा तो अब भी हो जाएगा, एनर्जी तो बाहर जा रही है, लेकिन क्या पानी बाहर जा सकता है? मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो इस तरह का सिस्टम जो सिर्फ क्या कर सकता है? एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकता, उस सिस्टम को आप क्या बोलते हो? क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलते हो? क्लोज सिस्टम। ये दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं। फिर एक तीसरा नंबर भी आता है भैया। तीसरा नंबर किसका आएगा? आइसोलेटेड सिस्टम का। सुन रखे हैं ना, आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम कौन? जो ना तो क्या कर सके, ना तो हीट ना तो एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है और ना ही मैटर को। लेकिन 100% आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। ये एडियाबैटिक वॉल्स होंगी। कैसी होंगी? एडियाबैटिक वॉल्स होंगी। और ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा, जिसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, ना ही मैटर एक्सचेंज हो सकता है। तो इस तरह के हमारे 3 सिस्टम्स हो सकते हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स में क्लोज्ड सिस्टम्स को ही स्टडी किया करेंगे, लेकिन कुछ रिएक्शंस होंगी ओपन कंटेनर में भी, हम लोग कुछ रिएक्शंस कराएंगे। लेकिन
मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सिस्टम कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। और वॉल्स भी आपकी मूवेबल हो सकती हैं, बाउंड्रीज कैन बी फ्लेक्सिबल और बाउंड्रीज कैन बी रिजिड। चलिए, तो आप इसका जो है क्या लिखोगे इसमें, लिख लो, शुरू कर लो थोड़ा सा, है ना, लिख लो एक दो बातें स्टार्ट करने के लिए है। ठीक है, चलिए, तो 3 तरह के ऐसे ही नाम लिख लेना बस, है ना, इसमें पता तो है ये तुम्हें कौन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ाते कहानी को। सिस्टम और सराउंडिंग्स को स्टडी करने के बाद हम लोग बात करेंगे 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ की। एक प्रॉपर्टी होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी होती है आपकी इंटेंसिव। थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सबसे पहले आएंगी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, और फिर होंगी हमारे पास, बोलो कौन सी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, समझने की कोशिश करना। इंटेंसिव, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं यहां से। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसे भी क्वेश्चन आ गए कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव, आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है उसे समझने के लिए ना एक सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं। ये मान लो आपके पास आपका सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम का मास है m, ठीक है, मास कितना है m, और इसमें मैंने कोई गैस भर रखी है, गैस भर रखी है। मान लो इसका वॉल्यूम जो है वो v है, टेम्परेचर T है, और प्रेशर को भी मैं मेंशन कर सकता था, लेकिन अब फिलहाल इन तीनों से ही काम चला रहा हूँ। एक और लिख लो, या मास से ही रिलेट हो जाएगा, मोल की बात कर रहा हूँ, तो मास के ही साथ मोल्स भी वेरी कर सकते हैं। तो ये एक मेरा सिस्टम था जिसका मास m था, वॉल्यूम v था, टेम्परेचर T था। अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम के अंदर पार्टीशन डाल दिए, इस सिस्टम के अंदर मैंने पार्टीशन डाल दिए, इक्वल पार्टीशंस डाल दिए मैंने, इस तरह से इसे 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। सवाल मेरा ये है कि इन 3 कंपार्टमेंट्स में जो मास होगा वो कितना हो चुका होगा, m/3, इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मास भी कितना होगा, m/3, इसका मास भी कितना होगा, m/3। वॉल्यूम बताओ, v/3, v/3 और v/3। टेम्परेचर बताओ, ठीक है ना, टेम्परेचर थोड़ी T/3 हो जाएगा, तो टेम्परेचर तीनों का कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, मैटर के कंटेंट पे डिपेंड करती हैं कि आपके सिस्टम में मैटर का कितना कंटेंट है। तो मैटर के कंटेंट पे डिपेंड करे और अमाउंट पे डिपेंड करे, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो, एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं विच डिपेंड्स ऑन amount of matter content of system, मैटर कंटेंट ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम के मैटर कंटेंट पे डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो, एक्सटेंसिव। क्या बोलते हो, एक्सटेंसिव। ठीक है, और जो ऐसा ना करे वो होगी इंटेंसिव, जैसे टेम्परेचर था। ठीक है, तो इंटेंसिव कैसी होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर कंटेंट। मैटर कंटेंट से इंडिपेंडेंट होती हैं आपकी कौन, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल्स की बात करें तो एक्सटेंसिव के एग्जांपल जैसे मास है, वॉल्यूम है आपका, ठीक है, तमाम प्रॉपर्टीज हैं, रेजिस्टेंस है, मोल्स हैं, कंडक्टेंस है आपका, कंडक्टेंस है, हीट कैपेसिटी, इससे मिलेंगे इसी चैप्टर में, गिब्स एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, इनमें मिलेंगे, इसी चैप्टर में मिलना है इन सब से। एंट्रोपी है, गिब्स एनर्जी है, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर, बोलो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सब कंटेंट पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट पे डिपेंड करती हैं भैया। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो कंटेंट या अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है आपका, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन है आपका, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं करता। जैसे डेंसिटी है आपकी,
डेंसिटी डिपेंड नहीं करती है अमाउंट पे, और भी तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं, मिलते रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंटेंट पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड नहीं करती? कंटेंट पे डिपेंड नहीं करती। इनफैक्ट आपको अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी पहचाननी है तो आपको अगर कुछ ऐसे वर्ड दिखाई देते हैं लिखे हुए जैसे स्पेसिफिक, या फिर आपको दिखाई देता है, बोलो, स्पेसिफिक के अलावा मोलर, मोलर, या आपको रिलेटिव वर्ड सुनाई देता है, ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज हमेशा इंटेंसिव होंगी। कैसी होंगी? इंटेंसिव, ऑलवेज, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। जैसे हीट कैपेसिटी तो एक्सटेंसिव है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी कैसी है? बोलो, इंटेंसिव। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कैसी है? इंटेंसिव। और देखो हम क्या याद रख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज नॉन एडिटिव होती हैं। दीज आर नॉन एडिटिव, दीज आर नॉन एडिटिव। आप इनको ऐड नहीं कर सकते हो, एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते हो। t प्लस टी 2t नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन m प्लस m 2m हो जाएगा, ठीक है। ये कैसी होती हैं? बोलो, एडिटिव होती हैं। मास को ऐड कर सकते हैं, टेम्परेचर को ऐड नहीं कर सकते, एडिटिव इन नेचर, ठीक है। और देखो, और हम क्या याद रख सकते हैं, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है ना, दे कैन बी सीन एज ए रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या कहना चाहता हूं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा क्या होगा? इंटेंसिव होगा, ठीक है। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव। क्या कहना चाहता हूं, देखो, मान लो डेंसिटी है, ठीक है, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, लेकिन इनका रेशियो कैसा है? इंटेंसिव। ये एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, लेकिन इनका रेशियो कैसा है? डेंसिटी इंटेंसिव। क्योंकि आप अगर मास को चेंज करते हो तो उसी प्रोपोर्शन में वॉल्यूम भी तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन बोलो क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स भी क्या है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम भी क्या है? एक्सटेंसिव, बट द रेशियो इज इंटेंसिव। तो ये दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं हमारी। आगे जो चीजें टर्म्स हम मिलेंगे प्रॉपर्टीज से, उनको हम इस तरह से क्लासिफाई किया करेंगे, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। कॉपी करिए। बेसिक टर्म्स ही चल रहे हैं अभी, तो आएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में आप लोगों को। बहुत सारी मैथ है, और अब तक तुम लोगों ने पढ़ी नहीं होगी ऐसी थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पर लेके जाऊँगा तुम्हें। दोनों तरह के एग्ज़ाम्स में आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, चाहे आप मेंस देने जाना, एडवांस देने जाना, 100% थर्मो फिक्स है, कुछ हो ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, टफ क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं यहाँ से। आप देखोगे जब पीवाईक्यू लगाओगे ना एडवांस वाले, तो बहुत अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज मिलेंगे थर्मो के। चलिए, तो इस तरह से हमने ना दो तरह की प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, आगे हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। चलो लिख लो पहले। आयुष गायब हो गया है आज, क्यों नहीं आया पता है? ओके, तो भैया जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम की। स्टेट ऑफ सिस्टम, देखो जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम बोले तो वो हिस्सा जहां पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो सिस्टम है, सिस्टम की स्टेट का मतलब क्या होता है? हम किसी भी सिस्टम के लिए स्टेट डिफाइन करते हैं जब उसकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, या उसकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू एक फिक्स पॉइंट को अटेन कर लेती है, ठीक है। तो जब आपकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जिनको आप मेजर कर रहे हो, वो प्रॉपर्टीज फिक्स हो चुकी हैं, कांस्टेंट हो चुकी हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू को अटेन कर चुकी है, उस
टाइम पर आप सिस्टम की किसी स्टेट को डिफाइन करते हो। तो स्टेट क्या होती है? स्टेट एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन में सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टीज एक कांस्टेंट वैल्यू को अटेन कर लेती हैं। जैसे मान लो मैंने एक सिस्टम बनाया और इस सिस्टम में मैंने गैस भरी। सुनना आसान चीज़ है। इस सिस्टम का, और यहाँ पे पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है, एक पिस्टन लगा दिया मैंने, इस तरह से पिस्टन लगा दिया, ठीक है। पिस्टन रुका हुआ है, यानी जो बाहर का प्रेशर है अंदर का प्रेशर है वो बराबर है, तभी तो पिस्टन रुका हुआ रहेगा। बाहर से ज़्यादा लगेगा तो अंदर आ जाएगा, अंदर से ज़्यादा लगेगा तो बाहर चला जाएगा। तो इस कंडीशन में पिस्टन क्या हुई है? रुकी हुई है। इस कंडीशन में पिस्टन क्या कर रही है? रुकी हुई है। तो मतलब प्रेशर दोनों तरफ बराबर है, एक स्टेबल कंडीशन में आ चुका है मेरा सिस्टम। अब इस टाइम पर मान लो इसकी वॉल्यूम है V1, इसका प्रेशर है P1, सिस्टम के प्रेशर की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर है इसका T1, इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं N1, ठीक। तो मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज मेजर कर ली। दैट मीन्स मेरा सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट पर है, कोई प्रॉपर्टी बदल नहीं रही है, सारी प्रॉपर्टीज कैसी हो चुकी हैं? फिक्स हो चुकी हैं। तो हमारा सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट को अटेन कर चुका है, ठीक। तो जहां पे आप वैल्यूज को डिफाइन कर सको, जहां वॉल्यूम को आप डिफाइन कर सको, उस कंडीशन को स्टेट बोलते हैं। अब आप एक चीज सोचना थोड़ा सा लॉजिक लगा के, कि अगर मैं बाहर से प्रेशर ईंट रख दूं, इसके ऊपर ईंट रख दूं तो ये पिस्टन नीचे भागेगा। तो ये पिस्टन मान लो यहां से यहां पहुंच गया। अब जब ये पिस्टन नीचे आ रहा होगा, जिस टाइम पर ये पिस्टन नीचे आ रहा होगा, क्या उस टाइम पर वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर ये सब चीजें फिक्स रही होंगी? जब ये पिस्टन लगातार नीचे चल रहा है तो उस टाइम पे तो वॉल्यूम बदल रही होगी, हर पॉइंट पे प्रेशर बदल रहा होगा। बोलो ऐसा ही हो रहा होगा? यानी हर पॉइंट पर आपके वॉल्यूम, प्रेशर, इन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो रही होगी? चेंज। उसको कहते हैं प्रोसेस। उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस। तो ये स्टेट 1 थी, मैंने एक प्रोसेस कराया। क्या कराया? प्रोसेस कराया। और प्रोसेस कराने के बाद मेरे सिस्टम की वॉल्यूम हो गई मान लो V2, प्रेशर हो गया P2, टेम्परेचर भी बदल गया मान लो T2। मोल्स तो खैर नहीं बदलेंगे इस केस में, तो मोल्स तो कितने रहेंगे? N1 ही रहेंगे। लेकिन कोई एक वैल्यू भी अगर चेंज हो गई, कोई एक वैल्यू भी अगर चेंज हो गई, तो सिस्टम एक दूसरी स्टेट को अटेन कर लेगा, ये होगी स्टेट 2। तो स्टेट का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय स्टेट ऑफ ए सिस्टम? स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज सिंपली ए कंडीशन वेयर द प्रॉपर्टीज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैव अटेन्ड ए पर्टिकुलर वैल्यू। जब प्रॉपर्टीज ने एक वैल्यू अटेन कर रखी है, वो बदल नहीं रही है, और जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आते हैं तो हमें क्या कराना पड़ता है? प्रोसेस। हमें क्या कराना पड़ता है? प्रोसेस। तो प्रोसेस करा के हम सिस्टम की क्या करते हैं? स्टेट चेंज करते हैं। अलग अलग तरह के प्रोसेसेस से हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे, ठीक है ना, कि भैया ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेसेस के साथ हम लोग डील करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो अलग अलग प्रोसेसेस हम लोग देखेंगे, लेकिन एक प्रोसेस करा के आप सिस्टम की स्टेट को चेंज करते हो। तो व्हाट इज स्टेट ऑफ सिस्टम? बताइए, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? इट इज़ ए कंडीशन, इट इज़ ए कंडीशन, इट इज़ ए सिचुएशन, कैसे भी लिख सकते हो। इट इज़ ए कंडीशन where measurable properties of a system attain a particular value, तो जब एक पर्टिकुलर वैल्यू को अटेन कर ले, आपके प्रॉपर्टीज, तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम सिस्टम की स्टेट डिफाइन करते हैं। और स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है? एक प्रोसेस करा के सिस्टम की स्टेट को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। स्टेट ऑफ सिस्टम समझने के बाद हम दो डिफरेंट चीज़ों को डील करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम। देखो, प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव इंटेंसिव के अलावा एक और तरीके से क्लासिफाई की जा सकती हैं, वो है स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस, ठीक है। स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स, वैसे अगर टेक्निकली पूछोगे तो ये स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी हो वो स्टेट वेरिएबल होती है, जिनसे सिस्टम की स्टेट डिफाइन होती है। ये जो लिखा ना मैंने प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टी की जगह मैं स्टेट वेरिएबल्स भी लिख सकता था,
कि सारे स्टेट वेरिएबल्स जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट को अटेन कर लेते हैं, लेकिन इतना टेक्निकल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टेट वेरिएबल्स टर्म को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज़ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर्टीज़ को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं सिस्टम की स्टेट के बेसिस पे। 2 तरीके से हम आपकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मेरे पास 2 तरह के फंक्शंस होंगे, 2 तरह के चेंजेस होंगे। एक होंगे आपके स्टेट फंक्शंस, और एक होंगे आपके पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस कौन है? स्टेट फंक्शंस ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। तो ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि किस रास्ते से आप पहुंचे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सुन रखे हैं, तो बस वही कहानी है। जैसे 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट के बीच में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँ तो वो फिक्स है, एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है स्ट्रेट लाइन का। लेकिन डिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है डिस्टेंस, ये भी हो सकता है, कैसे भी जा सकते हैं। ठीक है ना? तो डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज नॉट। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा डिफाइन ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को किया जाता है। तो यही डिफरेंस है, स्टेट फंक्शन आर लाइक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे बोलो? इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेंगे। तो जो चेंज होगा, चेंज इन स्टेट फंक्शंस, इसको अभी यहाँ से हटाते हैं, बाद में लेंगे। तो जो चेंज होगा आपका, चेंज इन स्टेट फंक्शंस, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर में? हाँ, चेंज इन स्टेट फंक्शन। चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, बिल्कुल सही कह रही है। मान लो कोई ए हमारा स्टेट फंक्शन है, तो चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे या तो डेल्टा ए, जो कि होगा A2 माइनस A1 ऐसे, या स्मॉल चेंज को अगर मैं लिखता DA तो ये क्या होता? स्मॉल चेंज इन ए, स्मॉल चेंज इन ए। ठीक है, ऐसे ही एक और यूज करूंगा थोड़ा सा इसमें, ये वाला डेल ए, ये और छोटे चेंज को दिखाता है, इवन मोर स्मॉलर देन DA। तो पढ़े फिजिक्स में ये, है ना? तो ये 3 तरीके से हम चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बोलो? स्टेट फंक्शन के चेंज को। अब देखो, क्योंकि स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ, तो अगर एक साइक्लिक पाथ हो, अगर एक कैसा पाथ हो बोलो? साइक्लिक पाथ हो, तो ओवर ए साइक्लिक पाथ वैल्यू कैसी होगी बोलो? 0। ठीक है ना? तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू जो होगी ओवर ए साइक्लिक पाथ, डेल्टा ए कैसा होगा बोलो? 0। चेंज इन ए, स्टेट फंक्शन अगर ए है तो चेंज उसका क्या होगा? 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो स्टेट है वो क्या हो चुकी होगी? सेम। अच्छा, साइक्लिक पाथ का मतलब सिर्फ सर्कल मत समझना। ये मान लो ए से शुरू होता है, घूम के यहीं आ गया, ये साइक्लिक पाथ है, बट इट नीड नॉट टू बी सर्कुलर। ये ऐसे ए से शुरू होके और वापस ए पर लौट आए, ये भी क्या है? आपका साइक्लिक ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ओवर ए साइक्लिक पाथ चेंज इन स्टेट फंक्शन होता है वो क्या होता है? 0। इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एक बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि आपका DA इज ए स्मॉल चेंज इन ए, तो अगर मुझे ओवरऑल चेंज निकालना है, तो बोलो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे ओवर ए साइक्लिक पाथ, इसे बोलते क्लोज्ड साइक्लिक इंटीग्रेशन, तो जब आप ऐसा करोगे DA के साथ, तो वो वैल्यू कैसी आएगी? 0। तो इस तरह से आपको दिखाई दे सकता है कि भाई आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्टेट फंक्शन, तो आपको ध्यान रखना है कि क्लोज साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ए स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज 0।
ये एक्चुअल में मैथमेटिकल तरीका है कि कोई प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है या नहीं, ये पता करने का। ये पता करने के लिए हम यही करते हैं मैथमेटिकली कॉपी पे। आप इसे कॉपी कीजिए। स्टेट फंक्शंस के एग्जांपल्स की बात करूं तो कौन कौन सी वैल्यूज स्टेट फंक्शंस होंगी आपकी? टेम्परेचर आपका स्टेट फंक्शन होता है इस चैप्टर में। हाँ बिल्कुल सही बात है। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। गिब्स एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी नहीं है स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। कुछ लोगों ने कह रखा है उसको भी, मुझसे 2-3 बार बच्चे डाउट पूछ चुके हैं कि सर हमें किसी ने यूट्यूब पे बताया कि डेल्टा एच एक स्टेट फंक्शन है। नहीं है भाई। अभी आप देखोगे जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कांस्टेंट प्रेशर करके अलग वैल्यू आया करेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम करके अलग वैल्यू आया करेगी। तो स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है कि कैसा पाथ है। तो ध्यान रखना, एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, चेंज इन एंथैल्पी इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। एंथैल्पी पूछ चुके भैया बच्चे, यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन पढ़ा रखा है। तो एंथैल्पी हो गई आपकी, इंटरनल एनर्जी हो गई, गिब्स एनर्जी हो गई, दीज आर योर, बोलो, स्टेट फंक्शंस। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव पाथ फंक्शंस। तो देखो पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, पहले सुनना फिर लिखना। पाथ फंक्शन ऑब्वियसली वो होने वाले हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज जो होती हैं, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज, उनको आप क्या कहते हो? उनको आप पाथ फंक्शन कहते हो, जिनकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करे। आप 2 ही पाथ फंक्शन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हो, एक है हीट, दूसरा है वर्क। हीट और वर्क पाथ पे डिपेंड करते हैं, किस पाथ से आप गए हो, ठीक है। अब पाथ हो कौन से सकते हैं, थोड़ा आप यहां पे ध्यान से सुनना। मान लो मैं कोई स्टेट ए से स्टेट बी तक जाना चाहता हूं। ये स्टेट ए है मेरे पास या स्टेट 1 है, और स्टेट 1 से कहां जाना चाह रहा हूं? स्टेट 2 पे जाना चाह रहा हूं। 1-2 कर लो इसको। मैं स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाना चाहता हूं, तो यहां तक जाने के थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग मेरे पास कितने रास्ते हैं? एक रास्ता है मैं 1 से 2 जाऊं टेम्परेचर को कांस्टेंट करके, टेम्परेचर कांस्टेंट रखूं, बाकी चीजों की चिंता ना करूं, टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रखूं, तो वो पाथ होता है आइसोथर्मल। कौन सा होता है? आइसोथर्मल। यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के कितने रास्ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करके गया तो आइसोथर्मल। टी कांस्टेंट, डेल्टा टी जीरो मत लिखना, यहाँ पे एक छोटा सा बात है, वैसे तो होता है लेकिन कुछ एक ऐसी भी बातें हो सकती हैं जहाँ डेल्टा टी जीरो होने पर भी प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो अभी बात करेंगे हम लोग, तो इसलिए मैंने टी कांस्टेंट रखा है। ओवरऑल प्रोसेस पे टी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। डेल्टा टी जीरो होने पर भी आइसोथर्मल नहीं होता है, वो होती है जब एक से ज़्यादा स्टेप्स में जाता है। तो ओवरऑल कभी कभी डेल्टा टी जीरो आ जाता है, लेकिन टेम्परेचर इंडिविजुअल स्टेप्स में बदल रहा होता है, ठीक है। तो टी कांस्टेंट रहेगा, वो प्रोसेस होगा आपका आइसोथर्मल। एक ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो उस केस में बोलो क्या होगा आपका? आइसोकोरिक होगा, आइसोकोरिक। डेल्टा वी जीरो लिख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही एक प्रोसेस हो सकता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, बिल्कुल सही, उसे हम कहेंगे आइसोबैरिक। फिर एक ऐसा भी प्रोसेस हो सकता था जिसमें क्यू कांस्टेंट रहे, हीट कांस्टेंट रहे, क्यू कांस्टेंट। तो क्यू अगर कांस्टेंट है तो उसे एडियाबैटिक कहा जाएगा। ये एडियाबैटिक, ये वो रास्ते हैं जिन रास्तों से आपका थर्मोडायनेमिक्स आगे बढ़ता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट को चेंज करते हैं इन रास्तों से। ऐसे ही एक और रास्ता होता है जिसमें हम फिलहाल तो कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं कर रहे हैं, बट उससे ये सारे प्रोसेसेस डिराइव करते हैं हम लोग। बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस की। सुनिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो सकता है,
एडियाबैटिक हो सकता है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, इस तरह के आपके रास्ते हो सकते हैं। जब आप वर्क निकालोगे, आइसोथर्मल वर्क अलग आएगा, आइसोकोरिक वर्क अलग आएगा, आइसोबैरिक वर्क अलग आएगा, एडियाबैटिक वर्क अलग आएगा और पॉलीट्रॉपिक, तो इन सबको ही कंबाइन करके बात होगी हमारी। तो पाथ पे डिपेंड करता है, कुल मिला के किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है ये तो। इसके बाद और क्या जानना है हमें पाथ फंक्शन के बारे में। मान लो ए इज ए पाथ फंक्शन, लेट ए इज ए पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। तो अगर मैं तुमसे कहूं डी ए क्या है, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? व्हाट इज डी ए? इफ ए इज ए पाथ फंक्शन, तो व्हाट इज डी ए? जैसे ए अगर एक स्टेट फंक्शन था तो डी ए क्या था? चेंज इन स्टेट, वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन, चेंज इन, स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ ए। डी ए क्या होगा? क्या ये होगा स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ ए? अच्छा, डी डब्ल्यू क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ा था, बताओ। डी डब्ल्यू होता है स्मॉल चेंज इन वर्क डन, पक्का? क्या डी डब्ल्यू स्मॉल चेंज इन वर्क डन होता है? वर्क वाला चैप्टर हो गया आपका? नहीं, डी डब्ल्यू स्मॉल चेंज इन वर्क डन नहीं होता है, डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन होता है, स्मॉल वर्क डन। इसको हम बोलते हैं स्मॉल वर्क डन। क्या बोलते हैं? स्मॉल वर्क। अगर ए एक पाथ फंक्शन है तो डी ए होगा, डी ए रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल वैल्यू ऑफ ए। डी ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्मॉल वैल्यू ऑफ ए, चेंज इन वैल्यू ऑफ ए नहीं, स्मॉल वैल्यू ऑफ ए। चेंज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है पाथ फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये डी ए जो है वो एक स्मॉल वैल्यू को दिखा रहा है ए की, लेकिन अगर ये एक स्टेट फंक्शन होता तो ये एक स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ ए दिखाता, ठीक है। तो बताओ, अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं डी ए को, तो इसके इंटीग्रेशन से मुझे ए मिलेगा विच इज ओवरऑल वैल्यू ऑफ ए। जब मैंने इंटीग्रेट किया था एक स्टेट फंक्शन को तो मुझे मिला था चेंज इन ए टू माइनस ए वन। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, याद है ना, अगर मैं डी ए को इंटीग्रेट करता हूं विच इज ए स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ ए, इसके साथ में भी हिल गया एकदम, ये हिला। तो स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ ए है, तो डी ए को आप इंटीग्रेट कर लो। डी ए को a1 से a2 तक आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा ए विच इज नथिंग बट a2 माइनस a1। तो जब हम एक स्टेट फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, स्टेट फंक्शन के स्मॉल चेंज को इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें ओवरऑल चेंज मिलता है। और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपको ओवरऑल वैल्यू मिलती है। स्मॉल वैल्यू को इंटीग्रेट करने पर आपको ओवरऑल वैल्यू मिलेगी, स्मॉल चेंज को इंटीग्रेट करने पर आपको ओवरऑल चेंज मिलेगा। क्या मिलेगा? ओवरऑल चेंज मिलेगा। बोलो, बात समझ में आती है? तो इस तरीके से आपको इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। मैं इस चीज़ को यूज़ करूंगा पूरे चैप्टर में, और बार बार तुमसे पूछूंगा कि बताओ डी डब्ल्यू क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू होगा डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू होगा क्यू। डेल्टा क्यू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, डेल्टा डब्ल्यू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शंस में क्या डिफरेंस है ये हमें समझ में आता है। पाथ फंक्शंस किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ पे डिपेंड करते हैं, जबकि स्टेट फंक्शंस किस पे डिपेंड करते हैं? स्टेट पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। आप लोग इसको कॉपी कीजिए। इंटरनल एनर्जी तो एक स्टेट फंक्शन थी ना, तो डी यू क्या होगा? स्मॉल चेंज इन यू। इसको इंटीग्रेट करोगे तो दिस विल बी यू टू माइनस यू वन डेल्टा यू। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक छोटे से क्वेश्चन के साथ तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब मैं हीट कैपेसिटी स्टार्ट करता, लेकिन मैं साथ में ही स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट क्लास में सबके, क्योंकि यहाँ से फिर अब चैप्टर शुरू हो रहा है। बेसिक्स हमने कवर कर लिए हैं, 10 मिनट और हैं, तो नया टॉपिक अब ज़्यादा स्टार्ट करने का वो नहीं है मेरा। लेकिन कल क्लास रहेगी भाई मेरी, है ना, 1 बजे से। शेड्यूल में जिस दिन नहीं होगी उस दिन 1 बजे से आपको ध्यान रखना है। अब 2 घंटे की कब से? आज से? तो कितने बजे से हुई थी अशोक सर की? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मैं समझ गया, ओके। अच्छा, तो 2 से करेंगे, ठीक है।
दो से करेंगे। 2-2 घंटे की आज से ही हुई है क्या? मुझे पता नहीं है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो सकती है, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज हो सकती हैं किसकी, स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस की, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, फिर मैं आगे बढ़ ही लेता हूँ, फिर थोड़ा सा और समय, हाँ है ना, फिर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आगे। बढ़ा दूँ या फिर रहने दूँ? बढ़ा देता हूँ, है ना, मुझे लगा था 1 बजे तक की क्लास है। तो अब एक क्वेश्चन देख, लेकिन क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए रहेगा। हमने एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, बताओ एक्सटेंसिव कौन सी होती है? अमाउंट पे डिपेंड करती है। इंटेंसिव जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। अभी आपका काम क्या है? आपका काम है ये पता करना कि हीट एंड वर्क एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। बहुत तसल्ली से, ये मत कहना कि ये वाली है सर इंटेंसिव है क्यों, मन कह रहा है, कि एक्सटेंसिव है क्यों, कि मन कह रहा है। मन की नहीं सुननी है, थोड़ा दिमाग पे जोर दे के इस सवाल को आप बैठ के अपने सोचना। हेडिंग डाल देंगे आगे, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, सुना है? क्या होता है बताओ, थोड़ा सा हिंट दो तो फिर। 1 डिग्री सेल्सियस कह दो या 1 केल्विन कह दो, बिकॉज चेंज इज सेम फॉर सेल्सियस एंड केल्विन स्केल्स, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of a substance by 1 डिग्री। सेल्सियस भी हो सकता है और 1 केल्विन, क्योंकि चेंज तो केल्विन में ले लो या सेल्सियस में सेम ही आता है ना माइनस करने पे, ठीक है। तो आपको क्या पता करना, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। बोलो बात समझ में आती है? अच्छा, जैसे और थोड़ा सा फील देने के लिए, जैसे मान लो एक ब्लॉक है और ये टी टेम्परेचर पे रखा हुआ है या 30 केल्विन पर है, काफ़ी लो हो गया, 300 कर लेते हैं, ये 300 केल्विन पर है, ठीक है ना। अब मैंने इसको हीट दी मैंने इसको 10 जूल, और 10 जूल हीट देने पर इसका टेम्परेचर हो गया 301 केल्विन। कितना हो गया? 301 केल्विन। तो इस बॉक्स की हीट कैपेसिटी क्या होगी? 10 जूल पर केल्विन। अभी वो देखेंगे, यूनिट में आएगी। तो 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 10 जूल हीट लगी। सिंपल है। अगर इसी मटेरियल का एक बड़ा ब्लॉक ले लूं, मटेरियल सेम है, ये भी 300 केल्विन पर है, इसको भी 301 केल्विन पर पहुंचा है, बताओ सेम हीट लगेगी ज़्यादा कम लगेगी? ज़्यादा लगेगी बेटा, सेम मटेरियल का है, ठीक है, तो 10 जूल है, और इसी को बड़ा कर दो तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में तो वहां से ज़्यादा मेहनत लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? मान लो यहाँ पे लग गई 20 जूल हीट। तो हीट कैपेसिटी कैसी थी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, बात करी थी हमने। हीट कैपेसिटी कैसी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो सिंपल हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी स्पेसिफिक आएगी वो इंटेंसिव होगी, वो नहीं बदलेगी इस तरीके से काम करने पर। खैर, तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो हीट देनी पड़ती है उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। बोलो कोई समस्या नहीं। तो मान लो dt टेम्परेचर बढ़ाने पर, लेट टू इंक्रीज dt टेम्परेचर, मैंने हीट दी dq, कितनी दी? dq। तो बताओ 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर कितनी देनी पड़ेगी? dq बाई dt। क्या देनी पड़ेगी? dq बाई dt। और यही क्या होती है? हीट कैपेसिटी। भाई 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट देते उसी को तो डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, हीट कैपेसिटी। तो बताओ यहां से मैं हीट कैपेसिटी C लिख सकता हूं dq अपॉन dt। इसको उल्टा याद रखना है हमें, इस d को इधर लाओ तो बताओ dq क्या बनेगा? C dt। क्या बनेगा? C dt। अब यहाँ से जो है पूरे दिन मैं यही बातें किया करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है आपको मैथ्स का भी, खैर अच्छी बात ये है तुम लोग मैथ्स के ही स्टूडेंट हो, बायो वालों में तो पढ़ाने से भी डर लगती है ये बातें, ठीक है ना। बहुत सारी थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाएंगे नीट में, क्योंकि उनको फालतू में टॉर्चर नहीं करना है ना। उनके क्वेश्चन भी ईजी आते हैं, लेकिन
तुम लोगों के लिए वो रियायत नहीं होगी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस चैप्टर में नीट के लेवल पर और एडवांस के लेवल पर। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी टी, ठीक है। बताओ ओवरऑल निकालने के लिए इंटीग्रेट करूंगा, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा डी क्यू को, यहाँ इंटीग्रेशन होगा T1 से T2 तक सी डी टी का। बताओ इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा, Q डी, डेल्टा क्यू नहीं आएगा, Q आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर C कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता तो ये C बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन T2 माइनस टी, हाँ डेल्टा T आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ C डेल्टा T। ये कब, जब आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो C, जो कि होता भी है, आइडियल गैसेस के लिए होता है ना। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको यहीं से काम करना पड़ेगा, वो फिर सी को जो है टेम्परेचर के टर्म्स में देगा कि जो सी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे टी की पावर 2 से। तो फिर आप यहाँ पे वो वैल्यू रख के उसको इंटीग्रेट करके निकालोगे, ठीक है ना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन लगता नहीं है कि आएगा। फाइनली हमें ये याद रखना है कि Q इज इक्वल टू क्या है, सी डेल्टा टी, T2 माइनस T1। हम लोग इस हीट कैपेसिटी को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते जितना हम यूज़ करेंगे स्पेसिफिक और मोलर हीट कैपेसिटीज़ को। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आ रहा है वो आ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है आपकी हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। पर यूनिट मास हीट कैपेसिटी को ही क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। टेक्निकल डेफिनेशन सुननी है तो किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी, देखो वहां ग्राम ग्राम का चक्कर नहीं था, ठीक है, यहां पर चक्कर है। तो इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 gram substance by 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसे आप क्या कहोगे, स्पेसिफिक हीट कैप। क्योंकि मैंने मास फिक्स कर दिया तो अब आप कितना भी लेते रहो, सिस्टम को निकालोगे हमेशा 1 ग्राम के लिए ही, तो वो वैल्यू तो सेम आएगी। भाई मान लो मैं तुमसे कहूं एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, ठीक है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ। तो जब आप इसकी निकालोगे तो इसकी भी तुम 1 ग्राम के लिए निकालोगे, जब इसकी निकालोगे तो इसकी भी 1 ग्राम के लिए निकालोगे, क्योंकि स्पेसिफिक निकाल रहे हैं। अरे बोलो, तो कितना भी बड़ा हो हमारा सब्सटेंस, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम कैलकुलेट तो 1 ग्राम के लिए कर रहे हैं, तो ये नहीं बदलती, ये नहीं बदलती। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तभी हमने क्या बोली थी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा भैया मान ली बात, तो अब फॉर्मूला बताओ। तो देखो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, तो मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास लिख सकता हूं, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, कोई दिक्कत नहीं है, बस खेल खत्म। यहां से बताओ सी की वैल्यू क्या आएगी, m इंटू एस। और अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूं इसे, बिल्कुल सेम कर सकता था डी क्यू वगैरह डी टी करके, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। बताओ क्यू क्या बनेगा, सी की जगह पे रख दूंगा एम एस डेल्टा टी। ये आप फिजिक्स में थोड़ा सा यूज करते हो फॉर्मूले को, मैं इसे भी यूज नहीं करूंगा। आप इसे पहले कॉपी कीजिए, फिर मैं मोलर हीट कैपेसिटी से मिलवाता हूं। लिख लो जल्दी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे उसकी तरफ चलते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंट करेंगे इसे सी स्मॉल एम से, सबस्क्रिप्ट एम से, ठीक है। क्या होगी बताओ, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, पर यूनिट मोल। या अगर डिफाइन करना है तो बताओ डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन करोगे आप हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ
1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट लगेगी उसी को क्या कहोगे भैया? मोलर हीट कैपेसिटी। क्या कहोगे? मोलर हीट कैपेसिटी। बोलो, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला बनाने चले तो बताओ, सीएम पर यूनिट मोल के लिए डिफाइन करिए ना, तो सीएम क्या होगी? सीएम होगी सी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, लेट एन बी द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो बस यहां से मैं Q का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं। बोलो, Q का फॉर्मूला होगा मोल्स इंटू सीएम इंटू डेल्टा टी, या फिर ऐसे करके लिख लो, कोई समस्या नहीं है। इसको हम यूज करने वाले हैं आगे के अपने कैलकुलेशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हीट कैपेसिटीज का कैलकुलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैलकुलेट करते हैं। फिजिक्स में आपने सुने होंगे, पता है किसी को क्या होती है? व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? हाँ, मोनोएटॉमिक के लिए अलग होती है। हाँ हाँ, तो हाँ, किसको कहते हैं? बात वहां पहुंच तो रही है तू, है ना, लेकिन किसको कहते हैं एग्जैक्टली? व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? चलो सोचना अभी। चलो अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं चीज़ें, ठीक है ना। अब क्योंकि हीट कैपेसिटीज डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाली जाती है, FR/2 ये होती है आपकी CV, फिर CV से CP निकालता हूँ, अभी बात करूँगा। ये लिख लिया पहले, ठीक है। अब जो मोलर हीट कैपेसिटी है ना, मोलर हीट कैपेसिटी को हम दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होती है आपकी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, हाँ, इसको हम लोग कहते हैं CP, वेरी गुड। और एक होती है आपकी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट, हाँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये होती है आपकी CV। CV और CP डिफाइन करने के बाद हम गैसेस के लिए एक और टर्म डिफाइन करते हैं, विच इज गामा, एंड गामा इज नथिंग बट रेशियो ऑफ CP एंड CV। CP अपॉन CV इज गामा। सब कुछ कैलकुलेट करना है हमें, ये आपने फिजिक्स में ऑलरेडी सुनी हुई हैं चीज़ें। हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की हेल्प से इन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। एक और रिलेशन होता है जिसे मैं आगे चल के डिराइव कर दूंगा, लेकिन कुछ रखा नहीं है खास डेरिवेशन में, जब एंथैल्पी पढ़ा दूंगा ना तब डिराइव कर भी सकता हूँ, लेकिन अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ और डायरेक्ट ही याद कर लेना। बिल्कुल यही फॉर्मूले की रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। CP माइनस CV इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? R बनेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ से देखो, अगर किसी एक वैल्यू को उठाऊं, CP की वैल्यू को उठा दूं यहाँ पे और इधर रख दूं, तो क्या बन जाएगा? देखो, गामा CV माइनस CV, तो CV को कॉमन ले लूं, गामा माइनस 1, तो अगर CV निकालूं तो R अपॉन गामा माइनस 1, नहीं है बस समझ में, डायरेक्ट लिख दूं, तो देखो CV क्या होगा यहाँ पर? R अपॉन गामा माइनस 1। एक ये रिलेशन है जिसे यूज करेंगे। और CV कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक्चुअल में FR/2 फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये सीधा याद ही रखना है। इसमें F जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है, यहां से हमारी कहानी शुरू होगी। F इज नथिंग बट डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस चैप्टर के क्वेश्चन मैं एक साथ कराऊंगा, जब मैं FLOT को कवर कर लूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, तब मैं क्वेश्चन साथ में कराऊंगा, CP CV सारी चीज़ें रिलेट करूंगा। तब तक क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बेसिक आइडिया क्रिएट पहले होना बहुत ज़रूरी है। तो CV इस तरह से आता है, और वंस वी हैव CV तो हम CP निकाल सकते हैं। CP क्या होगा बताओ? CP होगा तुम्हारा CV प्लस R। तो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं CP CV, उसका पूरा तथ्य है इस फॉर्मूले में। ये कहाँ से आया उसकी चिंता किए बिना हम इसे सिर्फ यूज करना सीखेंगे। तो CV इज इक्वल टू FR/2, FR/2। अब आप इन्हें कॉपी कीजिए और फिर मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सिखाता हूं, ठीक है? लिख लिया? चलिए, तो हेडिंग डाल दो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसे साथ में ही पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रूरी है और मैं साथ में ही पढ़ाना चाह रहा हूँ इसे।
इसको साथ में पढ़ेंगे। आज के लिए स्टफ भी काफ़ी है, इनको रिवाइज करना, देखना